नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, आज हम जो एमसीक्यूज प्रश्नों पर जो चर्चा करने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विशेष रूप से आज की जो प्रश्नोत्तरी है आप लोगों के, ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम में आ रखे हैं और उस प्रत्येक प्रश्न के सामने लिखा हुआ है कि वो प्रश्न किस एग्जाम में आया है। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग जो 22 है, यानी कि संविधान का भाग 1 से लगाकर 22 तक जो संविधान के भाग है उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो वर्तमान में 12 जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, अनुसूची 1 से लगाकर 12 तक। साथ ही साथ इसी सीरीज में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट के बारे में, जिसमें आप जानते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं और अंत में प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान की हम लोग आत्मा कहते हैं। इन 4 टॉपिक की एमसीक्यूज के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और विशेष रूप से इतने जबरदस्त प्रश्न पूछे गए इस पार्ट में से आज तक जो एग्जाम हुए हैं, और इन प्रश्नों को प्रकृति जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। लेकिन इस एमसीक्यूज में आज हम लगभग 100 के करीब तकरीबन प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे लगभग, और उसमें से आप लोगों को यूट्यूब पर हम कुछ प्रश्न आप लोगों को जरूर उपलब्ध करवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। लेकिन उससे पहले एक सामान्य 1 मिनट की जानकारी। यदि आप स्कूल या कॉलेज व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक नई मुहिम प्रारंभ कर रखी है और इसके तहत आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, और इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं POLSCI यानी पॉलिटिकल साइंस, और आप इसको सर्च करके भी सीधे इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और यदि आपको इस टेलीग्राम चैनल में नहीं मिलता है तो आप हमारी टीम के एक नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं, 8209744629। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करके भी इस टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त करके इस टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़े। प्रतिदिन 10 प्रश्न स्कूल व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। आज मैं 30 अगस्त से आप लोगों से बात कर रहा हूं। अब तक लगभग 400 एमसीक्यूज प्रश्न हम वेस्टर्न थिंकर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक के डाल चुके हैं। अगले पार्ट को हम जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं, तो यहां आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो सभी प्रश्न आज तक आए हुए एग्जाम के प्रश्न है। कुछ नए प्रश्न भी उसमें हम लोग शामिल करेंगे। एक तो सूचना थी ये। दूसरी, यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें एक सारथी की भूमिका आपके लिए निभानी चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को पॉलिटिकल एकेडमी जो मोबाइल ऐप है उसको अपने फोन में डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में एक बार वहां जाकर आप विजिट अवश्य करें। वहां आपको बहुत सी डेमो क्लासेज एवं कंटेंट यानी नोट्स भी आप लोगों के लिए हमने ओपन कर रखे हैं, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यदि हमारी कक्षा से आपको संतुष्टि होती है, आपको लगता है कि हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं वो आपके समझ में आ रही है, कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए वहां पर आप जाएंगे तो आज मैं 30 अगस्त की बात कर रहा हूं। आज जो है आपको बैच 4 वहां पर मिलेगा। इन 4-5 दिनों में हो सकता है कुछ समय बाद में अगला बैच भी हमारा प्रारंभ हो जाए। उसके बाद में यही बैच 4 जो है उसके लगभग 270 अंक का पार्ट हम आप लोगों को करवाएंगे, जिसमें 130 प्रश्न आपके सब्जेक्ट में आते हैं इंटू 260, और 5 प्रश्न जो फर्स्ट पेपर में आते हैं उसके आधार पर 10 नंबर, तो 270 नंबर का पार्ट जो है हम इसमें करवाने वाले हैं। तो स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान को समर्पित हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है और इसी को समर्पित हमारा मोबाइल ऐप जिसे पॉलिटिकल एकेडमी के नाम से है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम सीधे एमसीक्यूज के अंदर प्रश्न करते हैं। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एक एक प्रश्न का हल हम बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग ठीक से इनको समझने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जो हमारे भारतीय संविधान की शेड्यूल 6ठी है में दी गई स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जो जिला परिषद है अनुसूची 6 में उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची 6ठी है, यानी कि जो 6ठी अनुसूची है, ये 4 राज्यों से संबंधित है। और अक्सर मैं इन 4 राज्यों को याद करवाने के लिए ट्रिक्स काम में लेता हूं। अम्मी मैत्री,
ये ट्रिक्स यानी अम्मी यानी मां से अम्मी और अम्मी के साथ में मित्रता यानी मैत्री के नाम से याद रखवाता हूं। अ का मतलब यहां अरुणाचल प्रदेश नहीं है, असम है, ध्यान रखना है। अ से असम, अ से असम। मी से मिजोरम, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना, मिजोरम, मिजोरम। और मे से मेघालय, मे से मेघालय। और त्रि से आपके त्रिपुरा, त्रिपुरा। और अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता, जब मैंने टॉपिक आप लोगों को करवाया था तब भी आपको इस बात को बहुत जोर देकर मैंने बात कही थी कि ये चारों राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। दिक्कत कहां होती है? क्योंकि दिक्कत होती है यहां मणिपुर है कि नहीं है, तो ध्यान रखना मणिपुर नहीं है इसमें। ट्रिक्स आपको याद रखनी पड़ेगी, अम्मी मैत्री। अ का मतलब असम ही है, अरुणाचल प्रदेश इतना लंबा चौड़ा नाम है इसलिए हमने उसको नहीं रखा है। तो छठी अनुसूची इन 4 पूर्वोत्तर के राज्यों से संबंधित है, इसलिए जो है स्वायत्त जिला परिषद का जो प्रावधान है वो उन 4 राज्यों से संबंधित है, 4 राज्यों से संबंधित है। इस कारण से आप लोग देख सकते हैं असम इसमें आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, मेघालय आ रहा है, लेकिन नागालैंड का कहीं पर भी प्रावधान इसके संदर्भ में नहीं है। इतना बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे प्रश्न चुटकियों में हल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए अध्ययन करना होगा। अगला प्रश्न, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में समावेश किया गया था? आइए थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि 42 अमेंडमेंट 1976 जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, इस डेट को भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ वो आपातकाल की पृष्ठभूमि में हुआ था, और इस समय आंतरिक अशांति के तहत इंदिरा गांधी जिस समय देश की प्रधानमंत्री थी, फखरुद्दीन अली अहमद साहब इस समय भारत के राष्ट्रपति थे, और उन्हीं के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। आप ये भी जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में अनुच्छेद 352 के तहत पहले से बाह्य आक्रमण के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। आपातकाल के ऊपर आपातकाल लगाया गया था अनुच्छेद 352 के तहत, जो एक और प्रावधान है कि आंतरिक अशांति के तहत। आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन ये स्थितियां 1978 के बाद आई, उससे पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। उसी आपातकाल की पृष्ठभूमि में जो प्रतिरक्षा मंत्री होते हैं इंदिरा गांधी के कैबिनेट मंत्री, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जिस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। तो ध्यान रखना, इसी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसका गठन किया गया था, और इसी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 अमेंडमेंट 1976 होता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का सबसे विवादित संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान या इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4A नया जोड़ा गया, आर्टिकल 51A नया जोड़ा गया, और उसमें 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, जबकि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इसी 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत पहली बार भारतीय संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और इसका संशोधन करने का कारण था कि 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, और न केवल वो भारतीय संविधान का भाग है बल्कि उसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से भारतीय संविधान के अन्य भाग में संशोधन किया जाता है। यही कारण था कि 1976 में इंदिरा गांधी जिस समय देश की प्रधानमंत्री थी, जिस समय आंतरिक अशांति के आधार पर हिंदुस्तान में आपातकाल लागू था, उसी समय प्रस्तावना में पहली बार और एकमात्र बार अब तक हमारी प्रियम्बल में संशोधन हो रखा है। उसके 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से और ध्यान रखना है कि हमारी प्रस्तावना में जहां हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो शब्द था, उसके साथ में इसको स्थापित किया गया था, यानी कि हम भारत के लोग। उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद में 2 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो फिर उसके बाद में स्थितियां ये हो गई कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। साथ ही साथ जहां भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द का उल्लेख था, उसके साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, आप लोग ध्यान रखें,
समाजवादी, किसी भी तरीके से दाएं बाएं सीधा उल्टा प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। पंथ निरपेक्ष, और इस प्रकार के प्रश्न यदि आप गलत कर देंगे तो आप सिलेक्शन का फिर अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न गलत करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन हो। ये प्रश्न तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये सारी चीजें क्लियर होगी तो इससे संबंधित कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप लोग आराम से उसे हल कर पाएंगे। अगला, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त क्षमता का सही समूह पहचानिए। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय पहले उल्लेखित है, उसके बाद में स्वतंत्रता और उसके बाद में समता का उल्लेख है। ध्यान रखना यहां हिंदी में समानता शब्द नहीं है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन न्याय, स्वतंत्रता और समानता, इनका क्रम भी समता, इसका क्रम भी आपको इसी प्रकार से याद रखना है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है और यहां पर है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समता। देखिए मैं खुद गलत कह रहा हूं बार बार, अवसर की समता। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 जो कि मौलिक अधिकार में है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 जो कि नीति निर्देशक तत्वों में भी अवसर की समान समता जैसे शब्दों का उल्लेख है। तो एकदम इजी प्रश्न हो गया आप लोगों के कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त क्षमता का सही समूह क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आइए, धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि जिस 17 अक्टूबर 1949 को जिस दिन हमारी संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था, 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन हमारी प्रियम्बल भी साथ में लागू हुई। उस दिन प्रियम्बल में पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं था, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्दों का भी उल्लेख नहीं था। 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रावधान इसमें किया गया। प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या के अंतर समेत। ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्षता की जगह प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द है, सेकुलर शब्द है अंग्रेजी में, ध्यान रखना, की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा कि धर्मनिरपेक्षता के लिए स्वतंत्रता और समानता बेहद जरूरी है। तो इसका आंसर आप लोगों के होगा स्वतंत्रता व समानता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया? सारी चर्चा एक साथ ही कर लेते हैं। 1960 का जो बैरू बारी बनाम भारत संघवाद था, बैरू बारी बनाम भारत संघवाद, इस बैरू बारी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने, भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। बैरूबारी पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जिसे नेहरू नून समझौते के तहत, नेहरू और पाकिस्तान की नून, नेहरू नून समझौते के तहत इसे पाकिस्तान को दिया जा रहा था। लेकिन बहुत से लोगों ने जब इसका विरोध किया, आलोचना हुई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, और सुप्रीम कोर्ट में बैरूबारी बनाम भारत संघवाद से मामला चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। इसलिए प्रस्तावना के आधार पर हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इसलिए भारत के किसी हिस्से को अन्य देश को नहीं दिया जा सकता। बाद में 9वें अमेंडमेंट के तहत, 9वें संविधान संशोधन के तहत बैरूबारी को जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। लेकिन ठीक 13 वर्ष बाद में, यानी कि 1973 को, ठीक 13 वर्षों के बाद में 1973 को जो विश्व बेहद प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये मैं इसलिए यहां स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि आगे और वापस ऐसे ही प्रश्न आने वाले। केरल 1973 का जो ये मामला था जिसमें अब तक की भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। जब भूमि सुधार कानून बने, जब हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे तब पूरी चर्चा करेंगे कि जो केरल में जो केशवानंद थे उनकी जमीन जो है भूमि सुधार कानूनों के तहत सरकार के हाथ में जा रही थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में, पहले उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार और केशवानंद के नाम से मामला चलता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया वो 6-7 से निर्णय दिया, इनकी 7 इसके पक्ष में थे।
एसएम सीकरी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता की थी और इसी में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। इसी में कहा गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। इसी में भारतीय संविधान के मूल ढांचे, आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस बात को ठीक से आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में मूल ढांचे, आधारभूत संरचना या फिर हम कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। इसी बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार सहित, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में, संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। आप कहोगे कि 13 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है भाग नहीं और 13 वर्ष बाद कहता है कि भाग है, ये क्या मामला है? तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 137, इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और न केवल समीक्षा कर सकता है बल्कि अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों को बदल भी सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एविडेंस के आधार पर, सबूत के आधार पर देता है। हो सकता है 1960 में सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबूत थे उसके आधार पर उन्होंने ये कह दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि नहीं, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। हालांकि जानकारी के लिए एक और बात आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए कि 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 को जो संविधान सभा के 10वें अधिवेशन की अंतिम जो बैठक हुई थी, द्वितीय वाचन का जो अंतिम दिन था, उसी दिन हमारी प्रस्तावना पर बहस होती है और उसी दिन अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रस्ताव रखते हैं कि प्रस्तावना को भारत का अंग स्वीकार कर दिया जाना चाहिए और उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी बैरूबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए बात कि इस प्रश्न का उत्तर है बैरूबारीवाद। ये हरियाणा टीजीटी नहीं बल्कि नेट में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है दोनों, एक तो बैरूबारी में कहा कि भारतीय संविधान, अच्छा एक मिनट, किस मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया? तो स्वीकार तो केशवानंद भारती मामले में किया और किस में स्वीकार नहीं किया था? बैरूबारी मामले में स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय से संबंधित लक्ष्यों को घोषित किया गया है? आप लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के आदर्शों का प्रतिबिंब है, भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का प्रतिबिंब है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है और उसका क्रम भी आपको याद रखना है। अभी प्रश्न आ जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों का क्रम भी आप लोगों को याद होना चाहिए और इनका क्रम मैं अक्सर इस प्रकार से याद रखवाता हूं कि मनुष्य पहले सामाजिक प्राणी बनता है, फिर वो बड़ा होने के बाद घर परिवार को चलाने के लिए पैसे कमाता, वो आर्थिक प्राणी बनता है और जब अत्यधिक पैसे कमा लेता है तो किस क्षेत्र में जाता है? राजनीतिक क्षेत्र में जाता है, नेता बनने की कोशिश करता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो कुल मिलाकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय का लक्ष्य कहां रखे गए हैं? एक तो प्रस्तावना में। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में, आप लोग जानते हैं कि संविधान के भाग 4 जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है, इसमें जो 38 जो आर्टिकल है उसमें भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो इस प्रकार से आर्थिक न्याय का प्रावधान किस किस में हुआ? एक तो प्रियम्बल में और दूसरा नीति निदेशक तत्वों में। यह प्रश्न आपके आराम से हो जाएगा। प्रस्तावना मौलिक अधिकार नहीं, प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व में है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि यह मौलिक अधिकार दे रखा है। मौलिक अधिकार में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक की बातें हैं क्योंकि व्यक्ति के वो अधिकार है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, लेकिन 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ दी गई। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जल्दी बता देता हूं। 9वें संविधान संशोधन 1951 जो कि हमारी संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है। 52 अमेंडमेंट 1985 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल से संबंधित है। और 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट 1992 के तहत क्रमशः
11वीं और 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तब तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। और यदि ऐसा प्रश्न होता कि भारतीय संविधान लागू होते समय कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका उत्तर हो जाता, या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका उत्तर हो जाता 8। किस केस में, किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो आपको आराम से उत्तर हो जाएगा, बैरूबारी मामले में कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ये देखिए, अभी जिस प्रश्न की हमने चर्चा की वो आप लोगों के आ चुका है। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और नेट दिसंबर 2019 में आया था। इसी प्रश्न से हम लोगों को सबक लेनी चाहिए कि जो प्रियम्बल है वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखना चाहिए। हिंदी में जो प्रियम्बल में जो शब्द है वो आपको अंग्रेजी में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी इस प्रश्न का उत्तर आप हल कर पाएंगे। आइए देखिए, मैं देखता हूं। ये तो बहुत आराम से हो गया, क्योंकि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब आइए दूसरे में। हम लोगों को पता है कि हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितनी स्वतंत्रता? 5। और उसका क्रम आपको याद होना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि विश्वास दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है, वो बीचों बीच है इसलिए। और या आपके है धर्म, और या है आप लोगों के उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। लेकिन धर्म के लिए जिस शब्द का अंग्रेजी में प्रयोग है वो आपके हैं फैथ, और उपासना के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो आपके वर्शिप। ये दोनों शब्द मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग यहां पर देखना, ये तो हालांकि हिंदी में ही प्रश्न है, तो विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा आगे देखिए आप लोग, विचार, अभिव्यक्ति में कोई दिक्कत नहीं, विश्वास तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां किस शब्द का उल्लेख है? आस्था। और यहां क्या है देखिए, पूजा, आस्था और पूजा। इनकी उपासना की जगह हिंदी में क्या शब्द लिखा गया? वहां पूजा। धर्म की जगह क्या लिखा गया? आस्था। अब जिसने हिंदी में प्रियम्बल को ठीक से शब्द टू शब्द याद कर रखा है, हम सब कहते हैं कि शब्द टू शब्द आपको याद होनी चाहिए, वो तो कहेगा नहीं, यहां आस्था नहीं है, कौन सा शब्द है? धर्म है। वो कहेगा नहीं, यहां उपासना नहीं, पूजा नहीं, कौन सा शब्द है? उपासना। और इस आधार पर उसको वो गलत कर देगा, जबकि वास्तविकता यह है कि वो एकदम सही है, क्योंकि फैथ अंग्रेजी में है, उसके लिए धर्म और भी आस्था दोनों शब्द आते हैं। दूसरी बात, उपासना को हम पूजा भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रियम्बल का हालांकि शब्द टू शब्द आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन हिंदी के साथ स्वतंत्रता में कम से कम हम लोगों को अंग्रेजी शब्दों को भी याद रखना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान रखना, इस प्रश्न में यह भी सही है, क्योंकि यहां अंग्रेजी में फैथ और यहां वर्शिप जो है अंग्रेजी में था, इस आधार पर यह सही होता है। जबकि कहीं पर भी हैसियत शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी चरित्र शब्द का उल्लेख नहीं है, अवसर की क्षमता जैसे शब्दों का उल्लेख है, लेकिन पूरा वाक्य सही नहीं है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, व्यक्ति की गरिमा शब्द का उल्लेख है। सम्मान शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। भाईचारा शब्द है जो कि हम बंधुत्व के रूप में देखते हैं। तो इस आधार पर जो है पहला और दूसरा सही हो गया। बहुत जबरदस्त प्रश्न था, मैं कह रहा हूं बहुत से स्टूडेंट के प्रश्न गलत हुआ होगा। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का क्रम कैसे याद रखोगे? बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दो के जोड़े बने, ये विचार और अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। पहले धर्म होगा, फिर उसकी उपासना करेंगे। जिस धर्म का पालन करेंगे उसकी पूजा पद्धति या उपासना में विश्वास करेंगे। चूंकि विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए बीचों बीच है, तो 2 इधर 2 उधर, इस प्रकार के इनका आपको क्रम याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न, सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान की जो अनुसूची 4 है, उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्यों को चुना जाएगा, इनकी राज्यों की विधानसभा के द्वारा। 6ठी जो अनुसूची है वो आपके जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, मिजोरम, अभी आपको बताए थे मैंने, मेघालय,
और ये कितने हैं सारे, 3 है, इसलिए त्रिपुरा। ये 4 हो गए टोटल। अगला, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो पहले में हो गया आपके 3, तो पहले में 3 इस एक में ही है, तो ये आपके सीधा सीधा सही हो गया। हालांकि इतने सरल प्रश्न आजकल आते नहीं है। तो किस अनुसूची में क्या है ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगली बार ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं सारी अनुसूचियां आपको एक साथ बता दूंगा। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था, देखिए प्रश्न को 2 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, जिसने इस चीज को पकड़ दिया उसका ये प्रश्न सही होगा, अन्यथा ये प्रश्न क्या होगा, गलत होगा। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था। क्या उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द था? नहीं था। क्या उस समय पंथ निरपेक्ष शब्द था? नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द था? नहीं था। तो फिर यदि ये चीज आपने पकड़ ली है तब तो इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। नहीं तो आप ये प्रश्न का उत्तर ये करके आओगे, 2 दिन तक स्वीकार नहीं करोगे कि मेरा प्रश्न का उत्तर गलत है। फिर कोई ढंग का आदमी समझाएगा बैठा कि अरे भाई ये नहीं, इसमें पूछा है कि जब प्रस्तावना, जब संविधान तैयार किया गया था, जब संविधान लागू हुआ था, जब प्रारंभ में हमारा संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें भारत के लिए किन शब्दों का उल्लेख था, तो उसमें शब्दों का उल्लेख था संप्रभुता यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और फिर इसी के स्थान पर ये 2 शब्द जोड़ दिए गए थे, 42 अमेंडमेंट 1976। इतना बेहतर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं तब प्रश्न सही होते हैं, अन्यथा सीधे सीधे गलत होते हैं। और देखिए अधिकतम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो भी एग्जाम में प्रश्न आया, लिखा हुआ नहीं खैर इसमें, उसमें अधिकतम विद्यार्थी ये सही करके आए थे, जबकि इसका प्रश्न सही क्या है ये ध्यान रखना। कितना नजदीकी शब्द है, यहां संज्ञा शब्द का उल्लेख है। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संज्ञात्मक, संज्ञेय या संसदीय जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत में संज्ञात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारतीय अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख है। यानी कि भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संसदीय शासन जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कितने नजदीक के विकल्प है देखिए, संघीय, संप्रभु, बहुत अंतर है। संघात्मक शासन व्यवस्था है हमारे देश में, लेकिन किसी भी अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख नहीं है। एक बार फिर आप लोगों को मैं कह रहा हूं, भारतीय संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, संसदीय शब्द का भी उल्लेख नहीं है, जबकि प्रश्न आएगा आगे, आप लोग ठीक से उसका ध्यान रखना। अगला, और यदि प्रश्न ये ऐसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किन शब्दों का उल्लेख है, तब उत्तर हो जाएगा 3 सही। ये प्रश्न की लैंग्वेज के आधार पर तय होता है कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में किस वाद में निर्णय किया गया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती है। यहां मौलिक स्वरूप का मतलब वही मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, और यह बात कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। 1976 जिस समय आपातकाल था, आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो 2 के जोड़े दे रखे हैं, तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता इसमें सही होगा। हालांकि ये प्रश्न अपना पहले भी आ चुका है, तो मैं जो ऐप में जो स्टूडेंट है उनको जो पीडीएफ प्रोवाइड मैं करवाऊंगा उसमें इस प्रश्न को हटा दूंगा। हटा इसलिए दूंगा क्योंकि रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो इसको हम हटा देंगे। अगला देखिए, कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु जो राज्य का जो मामला था, वो संविधान के बुनियादी ढांचे को सही ठहराता है। और आप लोग जानते हैं कि संविधान के बुनियादी ढांचे का जब प्रतिपादन किया गया, मूल ढांचे का जब प्रतिपादन किया गया, आधारभूत संरचना की जब अवधारणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, उसमें इस बात का जिक्र था कि संविधान की अनुसूची 9 जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि कोई भी कानून बनाकर यदि 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि 24 अप्रैल 1973 जिस दिन यह निर्णय दिया गया था, इसके बाद यदि 9वीं अनुसूची में भी किसी विषय को शामिल किया जाता है तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 284 जो है 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने कानूनों का उल्लेख है, 284 कानूनों का उल्लेख है, लेकिन जितने भी वह कानून
जो 24 अप्रैल 1973 के बाद उसमें शामिल किए गए, उन सब की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो कोहिलव जो वाद है वो भी इसी से लगभग, जिसमें मूल आधारभूत संरचना के सिद्धांत को वापस जो है उसको सुनिश्चित किया गया था, उसको सही ठहराया गया था। तो यह आपके 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान का आभूषण, भारतीय संविधान का कुंजी नोट, भारतीय संविधान का परिचय पत्र, हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार, हमारी जो है जिसको हम आधारशिला कहते हैं संविधान की, जिसके ऊपर हमारा संविधान टिका हुआ है, जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान चीज है, जो आत्मा है, जो हमारे संविधान के उद्देश्य, संविधान के लक्ष्य और संविधान का दर्शन जिसमें प्रतिबिंब होता है, वो हमारा क्या है? प्रस्तावना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब संविधान की प्रस्तावना आपको हूबहू शब्द टू शब्द आप लोगों को याद होगी और उसके एक एक शब्द का आपने ढंग से यदि अध्ययन किया है और उसके अर्थ को आप जानते हैं और उन शब्दों का यदि क्रम भी आप जानते हैं, तो प्रियम्बल से कभी आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। हम मौलिक अधिकारों को 15-20 घंटे पढ़ते हैं, हम प्रियम्बल को केवल 1-2 घंटे में पढ़कर तीसरी कर देते हैं, जबकि प्रियम्बल बहुत छोटी सी है। हम भारत के लोग, भारत को यहां से प्रारंभ होती है और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यहां पर शुरू समाप्त हो जाती है। तो उसकी एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि कौन सा शब्द हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। न्याय शब्द उल्लेख है। कितने न्याय है? 3 प्रकार के। व्यक्ति की गरिमा शब्द का उल्लेख है, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का भी उल्लेख है और बंधुत्व शब्द का भी उल्लेख है, बंधुत्व शब्द का भी उल्लेख है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। मैं पहले यह बात एकदम क्लियर कर चुका था कि संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। एक बार मुझे लगता है थोड़ी सी और चर्चा आप लोगों के साथ कर देनी चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को आगे प्रश्न आएगा, भारत शब्द का प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख है? 2 बार उल्लेख है। लोक शब्द का कितनी बार उल्लेख है? 1 बार। व्यक्ति शब्द का 1 बार। नागरिक शब्द का 1 बार। राष्ट्र शब्द का 1 बार। तो लोक, व्यक्ति, राष्ट्र और नागरिक, ये 1-1 बार है। तो हम भारत के लोग, भारत को, और उसके बाद में 5 शब्द है और इन 5 शब्दों का क्रम पहले क्या और बाद में क्या, ये याद होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहली बात। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंथ निरपेक्ष, ध्यान रखना ये प्रारंभ में नहीं थे। और उसके बाद में लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, और अंत में गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द का उल्लेख है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गणराज्य का तात्पर्य मैं पहले आपको बता चुका हूं, एक बार फिर आपके गणराज्य शब्द को स्पष्ट कर देता हूं कि गणराज्य का तात्पर्य है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उस देश को गणराज्य कहा जाता है। इन शब्दों का क्रम भी आपको ऐसे याद रखना है, SS यानी संपूर्ण, समाजवादी, पंथ यानी P, लोक यानी L और गणराज्य यानी G। उल्टी ABCD है। इनका पहला शब्द लिख दीजिए और फिर उल्टा, इनकी जो सबसे पहले ABCD में आता वो बाद में, तो सबसे लास्ट में G, फिर L, फिर P और 2 SS कंटिन्यू है। आपको आराम से याद रह जाएगा। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और उसके बाद में समाजवादी है। तो ये 5 शब्दों के क्रम के बाद अगला जो क्रम आता है वो आप लोगों के आता है, पहले नागरिक शब्द आता है समस्त नागरिकों को, फिर न्याय, फिर स्वतंत्रता और फिर क्षमता। ये 3 शब्द आते हैं। तीनों में जो क्रम है मैं बता चुका हूं, इसलिए वापस रिपीट नहीं करूंगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये शब्द आते हैं। इन शब्दों के आने के बाद में 4 शब्द और आते हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। और वो 4 शब्द कौन से, उसको ठीक से समझिए, उसको क्रम से लिख रहा हूं। पहले व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, और 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया इसी के आगे और अखंडता, और अखंडता, अंत में सुनिश्चित करने वाली बंधुता या बंधुत्व, बंधुत्व शब्द का उल्लेख है। किस शब्द का उल्लेख है? बंधुत्व शब्द का उल्लेख है। यानी कि बंधुता शब्द है वैसे, बंधुता,
बंधु था। ये 4 शब्दों का क्रम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और बात जो आप लोग विशेष रूप से ध्यान नहीं रखते, मैं और बता देता हूं। इसके बाद जिस शब्द का उल्लेख है वो है संविधान सभा। हमारी प्रस्तावना में संविधान सभा शब्द का भी उल्लेख है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में संविधान शब्द का उल्लेख भी है, एक बार संविधान सभा और संविधान शब्द का उल्लेख भी है। और अंत में वो 3 शब्द जिनके क्रम पूछे जाते हैं, अंगीकृत यानी स्वीकार करना, अधिनियमित, अधिनियमित यानी कि लागू करना, और अंत में आत्मा अर्पित, आत्मार्पित यानी कि स्वयं को स्वीकार करना। ये 3 शब्दों का क्रम है। मैंने कंप्लीटली प्रस्तावना से एक और बात, संविधान सभा जो है, इसके बाद में एक तिथि आपको याद रखनी है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो पहले जो है संविधान सभा है, और उसके बाद में ध्यान रखना, उसके बाद में संविधान सभा है पहले, और उसके बाद में 26 नवंबर 1949 है, और उसके बाद में संविधान शब्द का उल्लेख है, फिर ये तीनों शब्द का उल्लेख है। आइए वापस रिपीट कर लेते हैं, पूरी प्रस्तावना आ गई। सबसे पहले है हम भारत के लोग भारत को, 2 बार आपके कौन सा शब्द आ गया? यहीं पर भारत। 1 बार आपके कौन सा शब्द आ गया? लोक शब्द आ गया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके बाद कौन सा आएगा शब्द? नागरिक। और नागरिक कितनी बार है? 1 बार है। नागरिक कितनी बार है आप लोगों के लिए? 1 बार है। और उसके बाद में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता, और उसके बाद में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुत्व। यहां देखिए व्यक्ति शब्द 1 बार आ गया है, राष्ट्र शब्द 1 बार आप लोगों के आ चुका है, और यहां लोक शब्द आ गया, नागरिक शब्द मैंने बता दिया, व्यक्ति और राष्ट्र शब्द भी आपके आ गया। इसका क्रम भी आपको पता चल गया। फिर है संविधान सभा 26 नवंबर 1949 और संविधान, और अंत में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इसका क्रम भी आप लोगों को याद करवा देता हूं। इसमें आधा अ है, आधा और आधा मिलता है तब होता है पूरा अ, और अ मिलता है तब क्या होता है? आ। तो यहां अ आ का क्रम है सीधा, और वहां शुरुआत में जो है एबीसीडी का क्रम है उल्टा। भारतीय संविधान की प्रियम्बल में उल्लेखित एक एक सार्वगर्भित शब्द मैंने आप लोगों को, और मुझे लगता है एकदम क्रम से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, ताकि किसी प्रकार के आपकी गलती होने की कोई संभावना नहीं रहे। इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, तब आपके प्रियम्बल से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हुआ पीछे वाला नहीं हुआ? आगे बढ़ गया ऐसे ही? हाँ ठीक है, हो गया। देखिए अब इसमें देखिए, इन शब्दों में कहीं भी संज्ञा शब्द है क्या? कहीं पर भी इसमें जो है आपके संसदीय शब्द है क्या? कहीं नहीं है। कहीं पर भी देखिए स्वतंत्रता 5 पहले लिख दी थी, क्या कहीं उपासना की स्वतंत्रता तो है, लेकिन विश्वास की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कहीं आजीविका की स्वतंत्रता है क्या? कहीं भारत में भ्रमण या जो है घूमने की स्वतंत्रता का उल्लेख है क्या? क्या कहीं पर भी संघ या जो है सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है क्या? नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। भारत के किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? बहुत इजी हो गया, 42वां संविधान संशोधन। इसको भी जब मैं फाइनल पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा, ऐप वाले स्टूडेंट आप ध्यान रहे, तो मैं इसको प्रश्न को हटा दूंगा, क्योंकि रिपीट है, क्योंकि आ जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जब हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में अध्ययन किया था, हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 20, भाग भी आप लोगों को याद रखना, 20 से संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, संविधान संशोधन का उल्लेख है। और अनुच्छेद 1 ही है इसमें, 368। एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन संविधान में संशोधन करने की कुल विधियां हैं वो कितनी हैं? 3 है। एक उस विधि का उल्लेख है जो अनुच्छेद 368 में, उस विधि का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसके तहत भी जैसे संसद सामान्य कानून बनाती है, उसी तरह से संविधान के बहुत से प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। मैं संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में चर्चा करूंगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में जिस प्रकार से संसद कानून बनाती है, उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से, और उसी प्रकार से संविधान के बहुत से हिस्सों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, या फिर किसी राज्य में विधान परिषद या विधान परिषद का उत्साधन
या उसका सृजन करना है और या फिर संघ शासित प्रदेशों से संबंधित कोई प्रावधान करना है तो इस विधि से भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इस विधि का अनुच्छेद 368 में उल्लेख नहीं है, इसलिए इस विधि से जो भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसको संविधान संशोधन क्रमांक नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 368 में दो विधियों का उल्लेख है जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में विशेष बहुमत कहते हैं। पहली जो विधि है उसमें विशेष बहुमत का मतलब यहां पर है, हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में विशेष बहुमत जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 368 में इस बात का उल्लेख है कि संसद के दोनों सदन अलग अलग उपस्थित सदन की उपस्थिति और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, तब प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी इसी विधि से प्रस्ताव को पारित करेगा, तब प्रस्ताव पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में संविधान में संशोधन हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान के बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें इस विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति चाहिए। विधानमंडल, यहां ध्यान रखना, आधे राज्यों की विधानमंडल का उल्लेख है, विधानसभा शब्द का उल्लेख नहीं है। आधे से अधिक का उल्लेख नहीं है, आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति, ऐसे शब्दों का उल्लेख है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल से सहमति मिलना जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां कहीं पर भी अनुच्छेद 368 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि दोनों में से जो अधिक हो, जैसे सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत, कहीं पर भी शब्द का उल्लेख नहीं है कि दोनों में से अधिक। लेकिन सामान्य बात है कि दोनों में से जो अधिक होगा उसी के तहत प्रस्ताव पारित होगा। संविधान संशोधन की लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त है। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन पारित नहीं करे तो प्रस्ताव वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संयुक्त बैठक का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। एक और बात, राज्य संविधान संशोधन की पहल नहीं कर सकते। अनुच्छेद 368 की विधि नंबर 2 में 2 के तहत यदि संविधान में संशोधन किया जाता, जिसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 368 और 7वीं अनुसूची में संशोधन करना हो तो इस विधि से संशोधन करने होते हैं। इस विधि से जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसमें आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति जरूरी है। ध्यान रखना, कहीं पर भी शब्द का उल्लेख, राज्य केवल आंशिक रूप से संविधान संशोधन में भाग लेते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक राज्यों में नहीं लाया जा सकता है। इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर होगी तो प्रश्न का उत्तर आराम से आप लोग दे पाएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 368। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं। बिल्कुल है, मैंने अभी आपको बताई, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, जबकि भारत में संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं, 3 विधियों से संविधान संशोधन होते हैं। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। अभी इस बात को आप लोगों के साथ मैंने साझा किया कि संविधान संशोधन विधेयक राज्यों में नहीं लाया जा सकता है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। जब राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक लाया ही नहीं जा सकता है तो कैसे पारित किया जा सकता है? संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जबकि मैं अभी मैंने इस बात को आप लोगों के साथ साझा किया कि संविधान संशोधन की लोकसभा और राज्यसभा को बराबर, मेरी बात को फिर से सुनना, बराबर शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब है कि संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। तो बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के एकदम खुले हो। अगला, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न मैंने इसलिए रखा क्योंकि मूल संविधान में 395 ही आर्टिकल थे और आज भी 395 ही है। गणना की दृष्टि से वो अलग बात है, वो काउंट नहीं होता है। भारतीय संविधान के किसी भी भारतीय संविधान में 396 कोई आर्टिकल है क्या? नहीं है। 400 है क्या? 420 है क्या? नहीं, कहीं पर भी नहीं है। आर्टिकल 395 ही है। उसके भीतर जो आर्टिकल है उसमें संख्या बढ़ गई, वो एक अलग बात है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? यह प्रश्न टीजीटी 2009 में एक बार आरएएस एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि संसद
बहुत से प्रावधान संविधान में, बहुत से ऐसे संशोधन है जिसे संसद अपने साधारण बहुमत से करती है, यानी कि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों के बहुमत से करती है। यानी कि सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भी संविधान में बहुत से संशोधन किए जा सकते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 2 के तहत किसी नए प्रदेश को भारत में शामिल करना है, इनकी कोई बाहरी प्रदेश, अर्जित प्रदेश को भारत में शामिल करना है। अनुच्छेद 3 के तहत यदि किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन करना है या उसके नए राज्य का निर्माण करना है, तो अनुच्छेद 4 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का उल्लेख, प्रावधान, प्रक्रिया को उपयोग में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब मैंने आपको एक बात और कही थी कि अनुच्छेद 368 की विधि से जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उसी को संविधान संशोधन क्रमांक दिया जाता है, तो फिर नए राज्यों के निर्माण जो किए जाते हैं उनका कोई संविधान संशोधन क्रमांक नहीं होता है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और भी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जो राज्य बने उसके लिए कोई संविधान संशोधन क्रमांक नहीं है। फिर आप कहेंगे कि फिर जब सिक्किम के लिए क्या प्रावधान है, तो सिक्किम के लिए थोड़ी सी कहानी लंबी है, मैं बहुत संक्षिप्त में आप लोगों के साथ यहां साझा कर रहा हूं कि 1974 में सिक्किम कांग्रेस के चुनाव होते हैं। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं था। बाहरी रूप से सिक्किम की सुरक्षा, प्रतिरक्षा और विदेश मामले भारत सरकार के पास में थे आजादी के बाद, लेकिन आंतरिक रूप से सिक्किम स्वतंत्र था। वहां पर चोंग्याल नाम का एक राजा शासन करता था, जो कि एक अल्पसंख्यक तबके, लेप्चा भूटिया जो एक अल्पसंख्यक तबके का ये व्यक्ति था। नेपाली लोग वहां बहुसंख्यक थे, उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन किया क्योंकि लोग चाहते थे कि नेपाली व्यक्ति वहां का राजा बने। इसी समय खंग शर्पा के नेतृत्व में सिक्किम में लोकतांत्रिक आंदोलन चलता है। चोंग्याल ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए सिक्किम विधानसभा के चुनाव करवाए 1974। सिक्किम विधानसभा में सिक्किम कांग्रेस को बहुमत मिला। सिक्किम कांग्रेस को बहुमत मिले, सिक्किम कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सिक्किम को भारत का शहर राज्य का दर्जा दे दिया जाए। और भारतीय संविधान में चूंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में 1, 2, 3 और 4 जो कि संघ राज्य क्षेत्र है, इसमें संविधान का जो भाग 1 है, किसी भी अनुच्छेद में सह राज्य जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं था। ऐसे भारतीय संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, 35 अमेंडमेंट 1974, और एक नया अनुच्छेद यहां पर जोड़ा गया 2A, और उसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अगले वर्ष 1975 में जो है सिक्किम की जो विधानसभा थी, सिक्किम कांग्रेस को चूंकि उसमें बहुमत था और उसने एक प्रस्ताव पारित किया कि सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। चूंकि भारतीय संविधान में सिक्किम सह राज्य है और उसके बाद उसको राज्य बनाना था, और इस कारण से सह राज्य के प्रावधान को समाप्त करने के लिए फिर 36 अमेंडमेंट होता है। 36 कहां लिखा मैंने, ये रहा, 36 अमेंडमेंट 1975 किया जाता है, जिसके तहत अनुच्छेद 2A के तहत जो सह राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसलिए 36 अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनता है और इसको 22वें राज्य का दर्जा दिया जाता है। मुझे लगता है सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। सह राज्य पूछते तो 35वां हो जाता अंग, यानी कि सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग 36वां संविधान संशोधन 1975। आइए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को छांटिए। तीसरी अनुसूची में 3 शब्द से है शपथ संवैधानिक पदाधिकारियों की, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की प्रारूप का उल्लेख संबंधित अनुच्छेद में ही है। चतुर्थ पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा में राज्यों की कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व होगा, इसका उल्लेख है। छठी अनुसूची की बात कर चुके हैं, जनजातीय क्षेत्र, और 9वीं अनुसूची की भी चर्चा हो चुकी है, आप लोगों की भूमि सुधार। तो पहले में 2, तो अब सारे विकल्प यही सही होंगे, हालांकि इतने सरल बातें नहीं है, सब याद रखने होते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आप लोग जानते हैं कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, देखिए मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो सकती है, उसका कारण है कि टॉपिक हमने जब अध्ययन करवाए हैं तो बहुत डिटेल में अध्ययन करवाए, बहुत आराम से अध्ययन करवाए। मुझे लगता है कि जो भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बड़े इजी चीजें लग रही, इसलिए मैं उनको थोड़ा तेज गति से ले रहा हूं। तो आप लोग अन्यथा नहीं लें, आप लोग भी समझने की कोशिश करें। हालांकि मुझे पता है स्पीड थोड़ी तेज है, क्योंकि 100 प्रश्न हल करवाने, और यदि मैं धीमी गति से चलूंगा तो मुझे लगता है कि 3 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि 1.5 से पौने 2 घंटों में सारे प्रश्न हमको हल करवाने, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है। चलिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है जिससे संबंधित जो आर्टिकल है 246 है, उसमें 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ, सम राज्य और समवर्ती। सम
राज्य और समवर्ती। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो लोक व्यवस्था समवर्ती सूची का विषय नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, विवाह और विवाह विच्छेद समवर्ती सूची का विषय है। यह देखिए प्रश्न आ गया। संविधान भारत को घोषित करता है, आज की तारीख में बात है, संविधान भारत को घोषित तो करता, सबको पता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन यहां तो क्रम दे दिया गया है। देखिए यहां पर भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां पर भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां पर भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां पर भी समाजवादी तीनों में, धर्मनिरपेक्षता तीनों में। तो यहां तक तो बात ही खत्म होगी। अब तो हमें तय करना है इन दो से, वो तो चीजें सब में बराबर है। तो दो में जब तय करते हैं तो अब धर्मनिरपेक्षता के बाद पहले क्या है? तो पहले आप सबको पता है कि गणतंत्रात्मक की जगह कौन सा शब्द है? लोकतंत्रात्मक शब्द है। तो कौन सा आएगा? लोकतंत्रात्मक। लेकिन दिक्कत क्या है? लोकतंत्रात्मक भी तीन में है और अंत में फिर कौन सा शब्द है? यहां लोकतंत्र नहीं है, राज्य शब्द नहीं है, राष्ट्रमंडल नहीं है, गणराज्य शब्द का उल्लेख है। क्रम से ये चीजें आप लोगों को याद रहेगी। हालांकि इसमें तो क्रम नहीं था, वो 5 शब्द क्योंकि सीधा हटाया तो लोकतंत्र शब्द नहीं है, राज्य नहीं है, राष्ट्रमंडल नहीं है, तो सीधा ये विकल्प आप लोगों के सही हो गया। निम्नांकित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? एन माधवराव थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, डीपी खेतान प्रारंभ में थे, बाद में नहीं रहे थे, लेकिन बी एन राव कहीं पर भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बी एन राव संविधान सभा के भी सदस्य नहीं थे, संवैधानिक सलाहकार थे। गवर्नर जनरल ने इनकी नियुक्ति की थी। पिछले संविधान सभा के वीडियो में बहुत डिटेल में चीजें क्लियर कर चुका हूं। आइए यह आ गया, देखो प्रश्न 2008 में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में निम्न को उसी क्रम, ये देखिए ऐसे पूछे जाते हैं, उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित है। हमें डरने की क्या आवश्यकता है? हमने अभी क्रम देखा है। सबसे पहले संप्रभुता, उसके बाद में समाजवादी, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में लोकतंत्रात्मक और सबसे अंत में गणराज्य। देख लीजिए 1 2 4, 1 2 4 और फिर 1 2 4 और कहां है? 1 2 4 और उसके बाद में 5 और उसके बाद में 3। ये सही होगा। बहुत ढंग से इनको हल करना होता है, ये क्रम आपको लगाना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। यह प्रश्न भी रिपीट है, हो सकता है मैं इसको हटा दूं। आराम से जानते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? यानी कि क्या भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर जैसे शब्द का उल्लेख है? नहीं। तो उसका जो है स्रोत क्या है? उसका स्रोत है न्यायिक व्याख्या। यानी कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की संविधान की, उसमें उसने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, हालांकि उदारता शब्द कहीं नहीं है, वहां पर स्वतंत्रता शब्द है। समानता और भाईचारा यानी बंधुता के आदर्श प्रतिष्ठापित है। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिलती है? हालांकि अंग्रेजी में शब्द ये सही है, तो आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से हमने लिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 335, 335 आप लोग जानते हैं कि 329, 330, 331, 332 में जो है इसके संदर्भ में प्रावधान है, जिसमें विशेष रूप से लोक सेवा 1 मिनट 30 से है, 29 से नहीं है। 330, 31, 32 और 333 और 334 में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितने वर्षों तक रहेगा उसकी अवधि का उल्लेख है। 330 और 332 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और 331 और 333 के तहत क्रमशः लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो मनोनयन का प्रावधान था, यहां 2 राष्ट्रपति के द्वारा और यहां 1 जिसको निष्प्रभावी कर दिया गया, उसकी अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो 335 में जो है इनकी सेवाओं का प्रावधान है। किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम है सांप्रदायिक, यानी कि सांप्रदायिकता का यदि हम उल्टा कर दे तो वो हो जाता है धर्मनिरपेक्ष। यह कथन है थॉमस पंथम का, सीधा सीधा फैक्ट है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द लागू होते हैं। चूंकि यह प्रश्न भी रिपीट है, मैं इसको हटा सकता हूं जब आपको PDF दूं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। ठीक
ठीक से इनको देखना जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म विरोधी नहीं है। बिल्कुल बात सही है। या सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि ऐसा नहीं है, और वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो कहने का मतलब केवल धर्म ही एकमात्र तरीका नहीं है जिसके तहत व्यक्ति अपने संबंधों को समझता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी हो रही है, तो पहला आपके यहां पर सही हो जाएगा। 2-4 प्रश्न और लिख देते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं जब इस टॉपिक को हमने अध्ययन करवाया था। बंधुत्व जो शब्द है वो व्यक्तिवाद और समष्टिवाद में सामंजस्य स्थापित करता है। कौन से निम्नलिखित घटकों के मध्य से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन है? यह प्रश्न भी रिपीट है, पहले यह रिपीट हो चुका है। इसमें प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। 5 प्रश्न और देख लेते हैं। भारतीय संविधान में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है? संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का नामों का उल्लेख है। निम्नलिखित विषय में से कौन सा विषय भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है? कितना जबरदस्त प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया। इनकी प्रियम्बल में निम्न में से कौन सा शब्द है? क्या संरक्षण शब्द कहीं है? नहीं है। न्याय तो है, लेकिन क्या समान न्याय है? नहीं है। क्या निर्णय शब्द का उल्लेख है? नहीं है। स्वतंत्रता तो है, लेकिन क्या समान स्वतंत्रता है? नहीं है। कौन सा है? समान अवसर, अवसर की क्षमता। इतना नजदीक है। स्टूडेंट सोचेगा बिल्कुल समानता है, वो सीधा सोच लेगा बिल्कुल स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख है, लेकिन क्या समान स्वतंत्रता है? स्टूडेंट सोच लेगा न्याय शब्द का उल्लेख है, लेकिन क्या समान न्याय शब्द का उल्लेख है? चलो इसको तो वो कट कर देगा, लेकिन इन तीनों में उसको बहुत दिक्कत होगी। और एग्जाम जब देते हैं तब हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव होता है कि हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं। ठीक से सोचने के लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए, तब आप इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर को सही कर पाएंगे। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। देखिए, लोक संप्रभुता हमारे प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द का उल्लेख है, तो ये परिभाषित भी है लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित भी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा परिभाषित और अपरिभाषित। भारत का संविधान है कैसा? देखिए, किसी भी देश के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया से यह तय होता है कि वो संविधान लचीला है या कठोर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो विधि नंबर 2 है, बहुत अधिक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों से अलग अलग सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति लेना जरूरी है। तो यह संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है, इसलिए भारतीय संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए संसद सामान्य कानून निर्माण की जो तरीके है उसके तहत ही संशोधन कर सकती है, जिसके तहत सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का केवल बहुमत चाहिए, सदन के दोनों सदनों का अलग अलग। तो यह प्रक्रिया बहुत सरल है, इसलिए लचीला संविधान भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। अंतिम प्रश्न, ये 2 प्रश्न देख लेते हैं। भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है क्या हमारे संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान है? नहीं, सॉरी, प्रदान करता, बिल्कुल एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल ये प्रश्न सही है। भारत का संविधान हम लोगों को एक हरी नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अंतिम प्रश्न आज का, बाकी के प्रश्न अगली कक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली अनुसूची में किन किन का उल्लेख है। पहली अनुसूची में राज्यों का उल्लेख है, पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और राज्य के क्षेत्र का उल्लेख है, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इसका मतलब किसका उल्लेख नहीं है? नागरिकता का उल्लेख पहली अनुसूची में नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नागरिकता।
इस प्रकार से 40 प्रश्न हमने आपको करवाए। 1 घंटे से अधिक की कक्षा मुझे लगता हो गई होगी। बाकी के प्रश्न अगली कक्षा में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। यदि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एकेडमी ऐप से जरूर जुड़े, वहां जाकर कक्षाओं को, डेमो क्लासेस को देखें, कंटेंट को देखें। और आपको यदि चीजें पसंद आ रही है, हमने हेल्पलाइन नंबर भी टीम के दे रखे हैं, उससे भी आप लोग बातचीत कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसे शेयर अवश्य करें, अन्य विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।